मीलों तक फैले समुद्र के बीच एक टापू था जहां परिंदे तो उड़ते थे लेकिन इंसान को आजादी की इजाजत नहीं। इस जगह का नाम था अल्काट्राज। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में बसा वो छोटा सा द्वीप जो 20वीं सदी के बीच तक अमेरिकी सरकार की सबसे कड़ी जेल हुआ करता था। यह सिर्फ जेल नहीं थी, यह सरकार का साफ इशारा था कि अगर तुमने कानून तोड़ा तो यहाँ से कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकल सकेगा। चारों तरफ सिर्फ खारे और ठंडे पानी की खाड़ी थी। तापमान इतना कम कि अगर कोई तैरने की कोशिश भी करे तो कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर ही सुन्न पड़ जाए। ऊपर से गार्ड टावर, बंदूकें, सायरन। यह जेल नहीं, एक पत्थर का किला था। यहीं रखे गए थे सबसे खतरनाक अपराधी अल कैपोन, जॉर्ज केली और बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज। सबका विश्वास था कि यहाँ से भागना असंभव है, लेकिन कुछ लोगों के लिए असंभव शब्द ही सबसे बड़ा निमंत्रण होता है। उनमें से एक था फ्रैंक ली मॉरिस, एक तेज दिमाग लेकिन गलत रास्तों पर भटका हुआ इंसान। उसका बचपन अनाथालयों में बीता और जवानी चोरी और बैंक लूट में। वो कई बार जेल से भाग चुका था। जब उसे 1960 में अल्काट्राज भेजा गया तो जेल अधिकारियों को लगा कि अब उसका भागने का शौक खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी योजना शुरू हुई। अल्काट्राज में फ्रैंक की मुलाकात हुई दो भाइयों से, जॉन और क्लेरेंस इंग्लैंड से। दोनों बैंक लुटेरे थे पर तैराकी में माहिर। बचपन से ही फ्लोरिडा की झीलों में तैरते हुए बड़े हुए थे। दोनों भाई इतने करीब थे कि जिंदगी भर साथ काम किया और साथ ही जेलें भी काटी। दोनों कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे लेकिन हर बार पकड़े गए। अल्काट्राज पहुंचकर उन्होंने ठान लिया कि अब की बार अगर निकले तो वापस नहीं आएंगे, और यहीं से तीनों के रास्ते मिल गए। एक दिमाग, दो बागी और एक ऐसा ख्वाब जो मौत से भी टकराने वाला था। फ्रैंक ने अपनी सेल की दीवारों को गौर से देखना शुरू किया। उसे पता चला कि उसकी सेल की पिछली दीवार वेंटिलेशन पाइप के पास सीलन से भरी है। नमी का मतलब था कमजोरी और कमजोरी का मतलब रास्ता। उसने धीरे धीरे दीवार में छेद बनाना शुरू किया। इंग्लैंड भाइयों ने भी वैसा ही किया। रात में जब बाकी कैदी सो जाते तो रेडियो की आवाज में हथौड़ी की ठक ठक छिम जाती। टूटी मशीनों के पुर्जों और पुराने चम्मचों से उन्होंने अपने औजार बना लिए और दिन ब दिन पत्थर की दीवारें झुकने लगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था रात का निरीक्षण। हर रात गार्ड्स बिस्तर पर झांकते ताकि कोई कैदी गायब न मिले। फ्रैंक ने इसका भी हल निकाला। साबुन, टिश्यू पेपर और असली बालों से नकली सिर बनाए गए। जब वे दीवार के पीछे काम करते तो बिस्तर पर वो नकली सिर रख देते। गार्ड को लगता कि कैदी सो रहे हैं। योजना इतनी परफेक्ट थी कि किसी को कई हफ्तों तक कुछ भी शक नहीं हुआ। अब सबसे मुश्किल हिस्सा बचा था, भागने के बाद गहरा ठंडा समुद्र पार करना। सामने खाड़ी थी, पीछे दीवारें। फ्रैंक ने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने जेल की लॉन्ड्री से करीब 50 बरसाती जैकेटें इकट्ठी की। उन जैकेटों को सिलकर एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाई। पाइप और वाल्व से हवा भरने की व्यवस्था भी तैयार की गई। यह सब कुछ उन्होंने जेल की छत के नीचे एक छिपे हुए हिस्से में रखा जहां पर कोई गार्ड कभी नहीं पहुंचता था। दीवारों के पीछे हर रात एक गुप्त फैक्ट्री सी चलती थी बिना किसी को खबर हुए। फिर आई वो रात, 11 जून 1962। सब कुछ तय हो चुका था। रात का सन्नाटा गहरा था। गार्ड्स ने आखिरी बार निरीक्षण किया। सब सामान्य दिखा। रात 10 बजे के बाद जेल में सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में 3 साए हरकत में आए। फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस दीवार के पीछे बने छेद से बाहर निकले, टनल से होते हुए वेंटिलेशन पाइप तक पहुंचे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। ऊपर छत पर पहुंचकर उन्होंने पाइपों और रस्सियों की मदद से दीवार पार की। नीचे खाड़ी का अंधकार उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपनी बरसाती राफ्ट में हवा भरी और एक बार पीछे मुड़कर देखा उस जेल को जिसकी गिरफ्त से अब वो बाहर थे। फिर वे पानी में उतर गए। लहरें ठंडी थी, हवा तेज थी और अंधेरा बहुत गहरा। लेकिन उस रात तीनों अल्काट्राज की कहानी से गायब हो गए। सुबह 4 बजे जब गार्ड ने जॉन की सेल में झांका तो सब कुछ सामान्य दिखा। उसने कैदी को हिलाया तो नकली सिर गिर पड़ा। अलार्म गूंज उठे। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। कोस्ट गार्ड्स पानी में उतरे। लहरों पर खोज शुरू हुई। कुछ कपड़े मिले, लकड़ी के टुकड़े, एक बैग, पर तीनों आदमी नहीं मिले। जांच हुई, बयान लिए गए, लेकिन सब बेअसर। किसी को नहीं पता था कि वे डूब गए या सच में निकल भागे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस रात सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 लोग भागने वाले थे। चौथा था एलन वेस्ट। उसने भी दीवार में छेद बनाया था, लेकिन भागने की रात उसका रास्ता अटक गया। सीमेंट का एक टुकड़ा हट नहीं पाया। बाकी 3 निकल गए और वह वही फंस गया। सुबह होते ही उसने खुद को गार्ड्स के हवाले कर दिया और सारी कहानी बताई। उसने कहा, हमने बरसाती जैकेटों से राफ्ट बनाई, नकली सिर रखे और वेंटिलेशन पाइप से होकर निकले। FBI ने जांच की लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केस को डूबे या लापता कहकर बंद कर दिया गया। समय बीतता गया लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। साल 1975 में एक
फोटो सामने आई। ब्राजील में दो आदमी सफेद शर्ट और चश्मे में मुस्कुराते हुए। परिवार ने कहा ये जॉन और क्लेरेंस है। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब फोरेंसिक जांच हुई तो फेशियल स्ट्रक्चर मेल खाता दिखा और फिर फेशियल रिकॉग्निशन से यह लगभग पक्का हो गया कि फोटो उन्हीं की थी। अगर यह सच था तो इसका मतलब था वे न केवल बचे बल्कि भागने के 13 साल बाद ब्राजील में जिंदा थे। फिर 2018 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक लेटर मिला। उस पर लिखा था आई एम जॉन एंगलन। उसमें लिखा था 1962 की रात हम तीनों अल्काट्राज से भाग निकले थे। फ्रैंक 2008 में मर गया, क्लेरेंस 2011 में और मैं अब 83 साल का हूँ। कैंसर से जूझ रहा हूँ। अगर मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट का वादा किया जाए तो मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। पुलिस ने उस लेटर की जांच की, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, हैंडराइटिंग और भी बहुत कुछ, लेकिन नतीजा आया इनकंसिस्टेंट। मतलब यह जॉन एंगलन का भी हो सकता था और नहीं भी। एफबीआई ने 1997 में केस की आधिकारिक जांच बंद कर दी, लेकिन यूएस मार्शल्स अब भी हर साल उसकी फाइल अपडेट करते हैं, क्योंकि जब तक किसी कैदी की मौत साबित न हो वह फरार ही माना जाता है। फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस अगर जिंदा होते तो आज उनकी उम्र 90 के पार होती, लेकिन उनकी कहानी आज भी जवान लगती है। आज अब अल्काट्राज जेल नहीं रही, यह एक म्यूजियम है। हर साल लाखों लोग वहाँ जाते हैं, वो सेल्स देखते हैं जहाँ नकली सिल रखे गए थे और वो दीवारें जिनके पीछे से किसी ने आजादी की सुरंग बनाई थी। दीवारें आज भी ठंडी है, पर उन पर अब डर नहीं। कहानी लिखी है, इंसान की हिम्मत की कहानी। शायद वो तीनों डूब गए हों, शायद किसी दूर देश में नई पहचान के साथ जी रहे हो, लेकिन उन्होंने दुनिया को यह सिखा दिया कि डर से बड़ी कोई जेल नहीं होती, और जब इंसान का डर टूट जाए तो सबसे मजबूत दीवारें भी पिघल जाती है।